नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेवड़ी एसकेएम क्लासेस में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए और क्लास अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। चलिए, तो हमारा 39 नंबर है, 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 किलो वोल्ट बराबर आप जानते हैं 1000 वोल्ट होता है। आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं के इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और के बराबर होता है 1000। 10 घाते 3, ठीक, 10 घाते 3। और देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 पिको फैरेड बराबर क्या होगा। तो ये P बराबर, P को हटाने के लिए हम P का मान रखेंगे तो P बराबर होता है क्या? 10 घाते -12। तो 1 पिको फैरेड बराबर 10 घाते माइनस फैरेड होगा, ठीक। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन वही सही होता। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो 1.6 कौन सा आंसर सही होगा? डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, ये आंसर सही होगा, बिल्कुल रटने वाला है, ये सभी रटिए। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन का भार जानते होंगे, याद किए होंगे, तो कौन सा सही होगा? 9.1 इंटू 10⁻30 kg, ये आंसर ए सही होगा, बिल्कुल। आंसर कौन सा सही होगा? ये। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भाई? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, बस क्या होता है, यहाँ पे जो होगा, अगर ये प्रोटॉन है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन होता अगर तो बस यही निगेटिव लिखते हैं, बस ये अंतर होता है। चलिए, प्रोटॉन का भार कितना होता है। तो प्रोटॉन का भार कितना होता है भाई? 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये आंसर असही होगा, आंसर ए सही होगा, ठीक है। प्रोटॉन का भार आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से 1840 टाइम बड़ा होता है, याद रखिए, 1840 टाइम बड़ा होता है, 1840 गुना होता है प्रोटॉन के भार का। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कम होता है प्रोटॉन के भार से। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज आप जानते होंगे, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक। किसी पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मतलब उसमें चार्ज नहीं होंगे, इसका मतलब वो होता है उसका जो टोटल चार्ज होता है वो शून्य होता है एक तरह से। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है, ये बात आप ध्यान रखें। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता एक तरह से। न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के ही बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, आंसर ए सही होगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और अगर न्यूट्रॉन दिया होता तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? अभी हमने बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं? देखिए जो सेल होते हैं, एटम के सेल, जैसे ये है, ये एटम हो गया, ठीक। इनके जो सेल हैं ये कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आप जानते हैं, ये पहला जो है के हो गया, दूसरा जो है एल हो गया, इसी प्रकार एम हो गया, ठीक, एन। तो इनके पहले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है 2n²। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। जैसे कि ये के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ सेल मतलब 1 सेल, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 पे पावर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर ए सही होगा, बिल्कुल। इसी प्रकार ये m के लिए निकालेंगे तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि m का नंबर कितने पे है? 1 2 3, तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 पे पावर 2, तो ये हो गया 9 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18, आंसर ये सही होगा। चलिए, पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर घूमते हैं, तो आप जानते हैं पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछ लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए घूमते हैं भाई, देखिए
जो प्रोटॉन होते हैं वो भारी होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे कार्य कर रहा होता है, उनको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, तो सबसे पहले एक्साइटेड कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा। बस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा छोड़ के घूमने लगता है अपना। ठीक। गीले मानव शरीर का रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए इस पे बड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, देखिए बेसिकली जो डाटा है, जो गीले मानव का शरीर होता है भाई, वो होता है 1000 ओम। 1000 ओम अप्रॉक्स होता है ना। और जो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार इससे अधिक भी हो सकता है और मे भी कम भी हो। और जो सूखा मनुष्य होते हैं, ड्राई बॉडी जो होती है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है 10⁵ ओम होता है, अप्रॉक्स है। अब देखिए हमको इन तीनों ऑप्शन में से गीले मनुष्य का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब इस 1000 के अप्रोच से हम इनका तुलना करेंगे चारों ऑप्शन में। तो देखिए ये तो नहीं होगा भाई, 1000 से बहुत ज़्यादा है। 5000 ओम, फिर 20, ये तो बहुत कम है। फिर मतलब बचा ये और ये। अब हम इनसे तुलना करेंगे कौन इसके पास है। तो हम देख रहे हैं 5000 तो इसके पास है, 10,000 तो अधिक दूर है। तो हम कौन सा आंसर सही करेंगे? बी वाला आंसर सही करेंगे। इस तरह से आप आंसर को सही करेंगे। ठीक। मानव शरीर विद्युत का, आप जानते हैं मानव शरीर जो होता है विद्युत का बिल्कुल कंडक्टर होता है भाई। मानव शरीर विद्युत का क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? बिल्कुल विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी माना जाता है, क्योंकि इसके जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? चांदी होता है। ठीक। जिनके पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत के उतने ही अच्छे कंडक्टर माने जाएंगे। विद्युत द्वारा आग लगने पर बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस पानी का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। रेत का कर सकते हैं, दूध का बिल्कुल भी नहीं, मिट्टी का तेल का बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? रेत का प्रयोग कर लेंगे हम। औजारों को वर्षा के मौसम में जंग से बचाने के लिए उन पर लगाएंगे, क्या लगाया जाता है? ग्रीस लगा सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं, दूध बिल्कुल नहीं, सरसों का तेल ये नहीं। सबसे सुटेबल आंसर कौन सा होगा? ग्रीस। ठीक, ग्रीस लगाते हैं भाई। विद्युत द्वारा आग लगने पर इस समान रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका यूज किया जाता है विद्युत में जब आग लगती है? तो इन ऑप्शन में से तो हम पढ़े होंगे ये CO2 का यूज करते हैं भाई, CO2 का यूज। 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर, देखिए सभी आंसर जो हैं ml में दिए हुए हैं। 1 लीटर बराबर, तो देखिए ml का मतलब मिली, मिली में हम जानते हैं क्या होता है? 10⁻³ होता है। मिली को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? यम मान लीजिए प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 10⁻3। ठीक, ये चीज़। अब हमें इसको मिली में चेंज करना है, लीटर को। तो हम क्या करेंगे? 1, इसको हम चेंज कर रहे हैं मिली में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1 मिली लाने के लिए हमें कम से कम 10⁻³ चाहिए यहाँ पे, 10⁻3। और हम 10⁻3 का क्या कर लेंगे? भाग दे लेंगे भाई, -3 है ये। ठीक, तो ये तो अब लिख सकते हैं हम यहाँ पे यम, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ml। तो 1000 ml कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 1000 ml। 1 मीटर बराबर होता है, सेमी में दिया है, आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए क्वेश्चन। देखिए आता कैसे एक्चुअली में, देखिए 1 मीटर जो होता है, अगर सेंटीमीटर की हम बात करें तो सेंटीमीटर को मान लीजिए सी से हम प्रदर्शित करते हैं, सी इसका 2 होता है 10⁻²। अब इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमें सी लाने के लिए तो हमको क्या चाहिए? 10⁻² चाहिए। तो हम इसका नीचे भाग दे लेंगे, 10⁻²। ओके, अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा और इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो 1 10⁻² की जगह पे सी, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और m कहने का मतलब क्या आ गया? 100 cm, 100 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ये वाला। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 पिकोफैरड बराबर होता है, 1 पिकोफैरड बराबर क्या होगा?
आंसर। 10⁻³ ये क्या होता है, मिली होता है, अभी हमने पढ़ा। एक ये 10⁻³ क्या होगा, मिली होगा। पिको फेरेड का मतलब क्या होता है, हमने बताया आपको 10⁻12 होता है भाई, 10⁻12। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 10⁻12 फेरेड जिसमें होगा, जिस ऑप्शन में। चलिए देखा जाए, तो आंसर डी बिल्कुल सही होगा इसका। ये 1 पिको फेरेड बराबर 10⁻12 फेरेड। कॉम्बिनेशन प्लायर को इस कार्य के लिए प्रयोग न करें। किस कार्य के लिए, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, ठोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ठोकने के लिए नहीं करना चाहिए, प्लायर का यूज़ ठोकने के लिए नहीं करना चाहिए, ठोकने के लिए हथौड़ियाँ होती हैं। स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, चाकू का बिल्कुल नहीं, प्लायर का बिल्कुल नहीं, गिलमेट का बिल्कुल नहीं, पेचकस का यूज किया जाता है। आप जानते हैं पेचकस का यूज किया जाता है स्क्रू कसने के लिए। लकड़ी के पेंच फंसाने के लिए, पायलट छेद बनाने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये पोकर होता है, एक पोकर यूज किया जाता है, पोकर, ठीक। कोनों का समकोण नापने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो जानते हैं समकोण को नापने के लिए ट्राई स्क्वायर होता है हमारे पास, ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। दरवाजे व खिड़कियों के पार तार ले जाने के लिए, छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, तो कौन सा औजार प्रयोग करते हैं भाई, साहुल सूत्र का, ठीक। दरवाजे व खिड़कियों के पार तार ले जाने के लिए, छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, रेती का, आगर बीट का, किसका यूज करते हैं। तो इसमें आंसर ये साहुल सूत्र नहीं होगा, ये आंसर सही होगा बिल्कुल, आगर बीट का। किसका, आगर बीट का यूज किया जाता है भाई। चलिए आगे देखा जाए। वायरिंग करते समय क्षैतिज लाइन खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, क्षैतिज लाइन खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा साहुल सूत्र का यूज किया जाता है। धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो सेंटर पंच होता है, सेंटर पंच का यूज किया जाता है, सेंटर पंच का यूज। हल्की धातुओं को ठोकने के लिए लकड़ी से बना कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो मैलेट का यूज किया जाता है इसके लिए, मैलेट का। किसी जाप को पकड़ने के लिए और फाइलिंग करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो बेंच वाइस का यूज किया जाता है भाई, बेंच वाइस। आप वर्कशॉप में इसका यूज किए होंगे, किसी जॉब को अच्छे से पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस का यूज करते हैं। पत्थर की दीवार या कंक्रीट की दीवार में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, कोल्ड छेनी बिल्कुल नहीं, फार्मर चीजल बिल्कुल भी नहीं, हार्ड चीजल बिल्कुल भी नहीं, रावल प्लग टूल का यूज करते हैं, रावल प्लग टूल का यूज करते हैं। वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सी औजार प्रयोग किया जाता है, तो नापने का फीता यूज किया जाता है, अपने जनरली लाइफ में यूज करते हैं इसका, ठीक। वायरिंग का नाप लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे तार नापना है तो हम फीते का यूज तो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी बिल्कुल नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नेगेटिव पोलैरिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, नेगेटिव पोलैरिटी। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है, तो हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के अपेक्षा कितना गुना भारी होता है, 1840 गुना भारी होता है भाई, 1840।